हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन तक। अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे मेन फंक्शन ऑफ कंक्रीट में कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने कंक्रीट में मेन फंक्शन में हमने चार टॉपिक्स हमने कवर कर चुके थे। पहला था हमारा स्टोरिंग यानी भंडारण, दूसरा था हमारा अवयवों का अनुपात अर्थात बैचिंग, फिर हमारा था क्या मिक्सिंग यानी कि हमने किस तरह से हमें मिक्सिंग करना है। हमने बताया था आपको दो तरीके से मिक्सिंग करना है, कैसे हैंड मिक्सिंग मेथड और मशीन मिक्सिंग मेथड। फिर हमारा क्या है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो हमने मिक्स किया हुआ कंक्रीट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वो हमारा क्या कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, अब हम आते हैं पांचवा, वो है हमारा प्लेसमेंट यानी बिछाना। ठीक है, बिछाने को क्या समझते हैं आप कि प्लेसमेंट यानी कि जो कंक्रीट हम बना चुके हैं उसको हम कहाँ पे कैसे बिछाना उसको हम ये बताएंगे। ठीक, तो क्या होता है कंक्रीट को ठीक स्थान पर बिछाना प्लेसमेंट कहलाता है। यानी कि जहाँ पे हम कंक्रीटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमें जहाँ पे कंक्रीट करना है, कंक्रीटिंग हमें करना है, वहाँ पे अच्छे तरीके से बिछाना यानी इन प्रॉपर तरीके से नहीं बिछाना यानी कि ले गए और हम डायरेक्ट वहाँ पे हमने बिछा दिया। ठीक, तो हमें अगर हमने कंक्रीट कर रहे हैं तो हमें उस प्रॉपर तरीके से बिछाना होगा जिस प्रॉपर तरीके से हम हमारे जो कोड्स में दिए हुए, यानी कि हम जो कंक्रीट लेके जा रहे हैं वो हम क्या करेंगे 1 मीटर की दूरी से गिराएंगे। अगर हम 1 मीटर की दूरी से नहीं गिराएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कंक्रीट अगर हम एकदम पास से उससे गिराएंगे तो वो क्या होगा जहाँ से वो गिर रहा है उसके एंड पॉइंट पे वहाँ पे कोई भी कंक्रीट नहीं मिलेगा और वो क्या होगा कंक्रीट इधर से उधर चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, और एकदम प्रॉपर तरीके से वो कंक्रीट नहीं बिछ पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम कंक्रीट वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो कैसे होना चाहिए, जो कंक्रीट बिछा रहे हैं हम वो एकदम प्रॉपर तरीके से बिछा होना चाहिए और एकदम अच्छे तरीके से बिछाना चाहिए। ठीक, 1 मीटर की दूरी से जो हम कंक्रीट को हमको डालना चाहिए। जो साँचा है या जो मोल्ड हमने बनाया हुआ है, जो क्या कहते हैं साँचा हमने तैयार किया, जैसे हमें धरन बनाना है यानी बीम बनाना है, स्तंभ बनाना है यानी हमें कॉलम बनाना है या स्लैब बनाना है या कुछ भी बनाना है, जो भी आपको बनाना है कंक्रीटिंग करना है उसको हिसाब से हमको चलना है। यानी कि 1 मीटर की दूरी से हमको उस चीज़ पे गिराना है कंक्रीट को, ताकि वो हमारा जो कंक्रीट है वो अच्छी तरह से बिछे यानी प्लेस्ड हो। ठीक है, फिर क्या है हमारा जो अगला पॉइंट आता है, हमारा 6वां पॉइंट वो होता है सहनन यानी कि कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो हमारा कंक्रीट में क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे और उसके अंदर सही से जो हमारी कंक्रीट है वो नहीं होंगे, होल्स हो जाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, कहीं पे कंक्रीट बिछा होगा, कहीं पे कंक्रीट बिल्कुल नहीं बिछा होगा या ऊपर ही होगा। तो उसके लिए हमें क्या है सहनन यानी कि कॉम्पैक्शन, कंक्रीट को बिछाने के बाद उसका सहनन करना ताकि सघन जलरोधी एवं उच्च गुणवत्ता वाली कंक्रीट प्राप्त हो सके। सहनन अर्थात कुटाई कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्शन, अगर हमने ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, ठीक, तो हमें नीचे की क्या होगा कि जो हमारा कंक्रीट है वो सांचे में ही अटका रह जाएगा। ठीक, इसीलिए अगर हम कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो कॉम्पैक्शन से वो हमारा क्या होगा कि जहाँ पे हमने कंक्रीट डाला तो और हमें बहुत ज़्यादा गहरा कंक्रीटिंग करना है और अगर हमने ऊपर से कंक्रीट डाल दिया तो अगर हमें कंक्रीट हम जब ऊपर से डाले रहेंगे तो वो कहाँ पे रहेगा, वहीं पे अटक जाएगा, क्योंकि एक वो अपना चारों तरफ से वो अपना एक स्पेस बना रखा है ना, इसीलिए वो क्या करेगा, वो एक जहाँ पे अटक जाएगा। तो इसके लिए हमें कॉम्पैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे यानी छड़ लेंगे, छड़ से हम उसके अंदर खोंचेंगे तो वो क्या होगा, कंक्रीट नीचे स्लोली नीचे आके वो अपना क्या करेगा, बैठता जाएगा यानी संघनन होता रहेगा, धीरे धीरे कॉम्पैक्शन उसके अंदर होता जाएगा। तो वो यही प्रोसेस है कि अगर हम अगर संघनन यानी कॉम्पैक्शन अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो हम कंक्रीट कर रहे हैं वो हमारा इम्प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा जो जल है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नीचे बैठ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, कंक्रीट रह जाएगा। तो इसीलिए हमें कॉम्पैक्शन करना बहुत ज़रूरी है इन कंक्रीटिंग में। ठीक है, कंक्रीट करते समय, कंक्रीट को बिछाते समय हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें सहनन यानी कि हमें ये देखना है कि जो हमने कंक्रीट बिछा रहे हैं वो अच्छी तरीके से नीचे बैठ रहा है कि नहीं। क्या होगा, अगर हम कंक्रीट मसाले को अगर हम ऐसे डाल देंगे तो क्या होगा, जो पानी है, जो कंक्रीट के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर बैठ जाएगा और हमारा जो कंक्रीट है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन से क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट है वो नीचे जाके बैठ जाता है और जो हमारा पानी होता है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है और हमारा जो स्ट्रक्चर है यानी जो हमारी संरचना है, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सही तरीके से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा उसके बाद परिसज्जा यानी कि फिनिशिंग।
कुटाई के बाद कंक्रीट सतह का समतल व सही आकार से परिरक्षण किया जाता है, जो कि फिनिशिंग कहलाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमें अगर देखिए फिनिशिंग, जब तक हम उसके अंदर कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे और जब तक हम उसके अंदर कॉम्पैक्ट एकदम अच्छी तरीके से नहीं होगा तो वो क्या होगा, जो हमारा पानी है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और हमारा जो कंक्रीट है वो नीचे आएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो फिनिशिंग है वो हमारा सही आएगा। यानी हमारे चारों तरफ जो अगर हम कॉलम बना रहे हैं और ऊपर से कंक्रीट डालें तो क्या होगा, कंक्रीट को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, टेम्परिंग करते रहेंगे, उसके अंदर कोसते रहेंगे छड़ को, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा आराम से और वो पानी के ऊपर आएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा छड़ है वो सही शेप में यानी कि फिनिशिंग में आएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा तराई, यानी कि जब हमने कंक्रीट उसको तराई कर दिया तो उसको जाहिर सी बात है उसको तराई करनी पड़ेगी। क्या होता है इसमें, इस कंक्रीटिंग की पर्याप्त समय तक तराई की जाती है। तराई के फलस्वरूप ही सीमेंट का पूर्ण जलयोजन होता है ताकि कंक्रीट अपनी पूरी सामर्थ्य प्राप्त करे। क्यूरिंग कहलाता है। यानी कि क्यूरिंग का सिंपल ये है कि स्ट्रेंथ लाने के लिए, यानी कि जो उसके मॉइस्चर पहले से उसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो क्या हो, उसके अंदर अच्छे से वो हो जाए, अच्छे से उसको सोख ले। ठीक, कंक्रीट को तराई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनप्रॉपर क्यूरिंग है और हमने अगर क्यूरिंग नहीं की है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर हम उसके अंदर अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसके हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सही तरीके से उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। उसकी जो क्यूरिंग है वो क्या होगी, अच्छी तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, सब क्या है फिर, जैसे सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि 6 से 10 दिन तक तराई पर्याप्त होती है। ठीक, परंतु गर्म मौसम में यह अवधि 14 से 20 दिन तक बढ़ाई जाती है, क्योंकि परंतु गर्म मौसम में यह अवधि 14 से 20 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में जैसे कि क्या होता है कि जैसे मौसम हमारा जैसे पानी वाला है यानी बरसात है, तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम 6 दिन से 10 दिन तक अगर हम कंक्रीटिंग कर देते हैं, क्यूरिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमें पूरी स्ट्रेंथ वो हमारा कंक्रीट ले लेता है। परंतु अगर गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 14 से 20 दिन तक हम उसको गर्म करते हैं, ताकि जो हमारा क्यूरिंग प्रोसेस वो अच्छी तरीके से हो जाए और हमारा क्या हो कि हमारा जो कंक्रीट है उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए। ठीक है, स्ट्रेंथ आ जाए हमारा कंक्रीट होती है। ठीक है, कंक्रीट की क्यूरिंग हम बहुत तरीक़ों से करते हैं। पहला है हमारा वाटर क्यूरिंग, दूसरा है हमारा स्टीम क्यूरिंग, तीसरा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीट, चौथा है हमारा मेम्ब्रेन क्यूरिंग, पांचवा है हमारा इलेक्ट्रिकल क्यूरिंग। ठीक है, ये था हमारा पूरा मेन फंक्शन ऑफ कंक्रीट। ठीक, इसके बाद हम आते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि हमें स्लम वैल्यू कि हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी जानने के लिए जो स्लम वैल्यू है वो किन चीज़ों के लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सड़क कार के लिए इसकी जो अनुपात वैल्यू है, स्लम वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 30 mm होनी चाहिए। ठीक, फिर क्या होता है, फिर दूसरे क्या होती है, अस्थूल कंक्रीट, यानी जो कंक्रीट एकदम अस्थायी होती है, यानी एकदम रुकी हुई होती है, उन पर कोई वर्क नहीं चलता है, उसके लिए हमें कितना होना चाहिए स्लम वैल्यू, 25 से 50 mm। फिर क्या होता है, धरन, यानी कि हमारा जो वो बीम है, स्लैब तथा न्यू फाउंडेशन के लिए हमारा 25 से 100 mm तक का हमारा स्लम वैल्यू होना चाहिए। फिर क्या हमारा स्तंभ यानी कि कॉलम, और फिर दीवारें यानी रिटेनिंग वॉल, पतली दीवारें, उसके लिए कितना होना चाहिए, 75 से 100 mm के बीच में हमारा जो स्लम वैल्यू है वो आना चाहिए। फिर क्या हमारा कंपन द्वारा टूटी गई कंक्रीट, यानी वाइब्रेशन के द्वारा जैसे हमने उस कंक्रीट को बिछाया है तो उसके लिए हमें कितना आना चाहिए, 20 से 25 mm उसके लिए हमारा आना चाहिए स्लम वैल्यू। देखिए, स्लम वैल्यू दो चीज़ों को बताता है, वो क्या है, हमारा वर्केबिलिटी यानी स्वीकार्यता, और होता है और क्या, कंसिस्टेंसी यानी सघनता। ये बहुत दोनों ये दो जो क्वालिटीज़ हैं यानी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों चीज़ अगर कंक्रीट के अंदर नहीं है तो हमारा कंक्रीट कोई काम का नहीं है, यानी वर्केबल नहीं है। तो सबसे पहले हम स्लम टेस्ट इसीलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हम कंक्रीट बना रहे हैं वो हमारा वर्केबल है कि नहीं।
वो वर्केबल, हम जैसे कि वर्केबल इन सेंस कि हमारा जो कंक्रीट है अगर हम उसको कहीं बिछा रहे हैं तो वो एकदम जैसे कि उसके अंदर सेग्रीगेशन ना हो, उसके अंदर ब्लीडिंग ना हो और वो अच्छे तरीके से फ्लो हो सके कंक्रीट। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होना चाहिए, इसीलिए स्लम टेस्ट किया जाता है। ठीक, स्लम टेस्ट कैसे करते हैं हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता चुका है कि स्लम टेस्ट कैसे करते हैं। स्लम टेस्ट में क्या करते हैं, पहले मसाला बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि मसाला बनाने के बाद हम कोण यानी शंकु कोण में हम उसको 7.5 यानी कि जो शंकु कोण होता है उसकी हाइट होती है 20 सेंटीमीटर और जो ऊपर का डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर और नीचे का डायमीटर होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो उसकी हाइट होती है होता है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करते हैं, पहले हम उसमें मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो उसका कोण है उस कोण से नीचे की यानी कि बॉटम से यानी नीचे के स्तर से फिर क्या करते हैं उसमें हम वो करते हैं कि उसके अंदर 7.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के हम क्या करते हैं उसमें कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद स्तंभ छड़ से यानी कि स्टील रॉड से हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा नुकीला सिरा होता है, बुलेट पॉइंट होता है, उससे हम क्या करते हैं उसके अंदर टैंपरिंग करते हैं यानी उस छड़ को कोसते हैं। वो कितनी बार होता है, 25 बार एक समांतर होता है, ना कि एक बार कर दिया फिर छोड़ देने की, यानी कि उठाया छोड़ा ऐसे करके हम क्या करते हैं कंक्रीटिंग टैंपरिंग करते रहते, छड़ को अंदर कोसते रहते। फिर क्या करते हैं, फिर अगर हमारा 25 बार हमारा जब टैंपरिंग हो जाता है फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारा कॉम्पैक्शन हो गया होता है वहाँ से हम फिर से नापते हैं 7.5 सेंटीमीटर। फिर 7.5 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं उसके अंदर कंक्रीट करते हैं। फिर हम 25 टाइम्स क्या करते हैं उसके अंदर टैंपरिंग करते हैं। फिर जब हमारा कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर से हम उसके अंदर 7.5 सेंटीमीटर उसके अंदर हम क्या करते हैं फिर कंक्रीट डालते हैं। फिर कॉम्पैक्शन 25 टाइम्स उसके अंदर टैंपरिंग करते हैं। फिर जब हमारा टैंपरिंग अच्छी तरह पूरा प्रोसेस हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है फिर हम क्या करते हैं जो कोण है हम उसको हटाते हैं। जैसे ही हम हटाते हैं तो क्या होता है कि कुछ जो कंक्रीट है हमारा वो क्या होता है हमारा नीचे की ओर आने लगता है। अगर ट्रू स्लम है तो वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो ट्रू स्लम नहीं है तो वो क्या होगा, कुछ कंक्रीट का नीचे आएगा। यानी कि जो कंक्रीट है वो अपनी हाइट क्या करेगा, कम करेगा। जो कोण का हाइट है वो अपना क्या करेगा, हाइट को कम करेगा। वो हाइट को हम नाप लेंगे और क्या करेंगे, जो हमारी पहले हाइट थी यानी जो हमारे 30 सेंटीमीटर था उसमें से हम माइनस कर देंगे, 30 mm था उसमें से हम 30 सेंटीमीटर था उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, वही हमारी वैल्यू बताती है स्लम वैल्यू। यही बताता है कि हमारा कि जो कंक्रीट है वो कितना वर्केबल है। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, इसके लिए गुड बाय।